नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं सीमा सिंह। स्वागत है आपका कहानियों की इस दुनिया में। आज प्रस्तुत है हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध और बहुआयामी लेखिका नासिरा शर्मा जी की एक उत्कृष्ट रचना। कहानी का नाम है नौतपा। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। लच्छू की कमज़ोर कांपती आवाज़, कलई करवा लो कलई, अभी गली के नुक्कड़ पर नमूदार हुई थी कि घरों में हलचल मच गई और बर्तन भांडे जमा होने लगे। महीनों बाद तो आज लच्छू के दर्शन हुए थे। कलई के बिना तांबे पीतल के बर्तन कसाव देने लगे थे। अब 4 बर्तनों की खातिर कौन 6 कोस चल के ठठेरी बाजार जाए और फिर सारा दिन गंवा कर आए। अरे लच्छू, रंगरेजिन ने दरवाज़ा खोल पुकारा। लच्छू ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। मैं रोज़ तेरी राह देखती थी, ये लो पानदान, जी लगाकर काम करना। अधेड़ रंगरेजिन ने रंग बिरंगे फड़फड़ाते हुए कपड़ों के बीच से निकलते हुए कहा और पायदान के साथ 1-2 बर्तन और जमीन पर लुढ़का दिए। आज तक लच्छू ने कभी शिकायत का मौका दिया है? हराम की कमाई अपने को कब रास आई? लच्छू कंधे पर पड़ा बोरे का झोला उतारता हुआ बोला। तुम तो बुरा मान बैठे, मेरा मतलब कुछ और था। अपनी जब्बों के ब्याह की तारीख तय हो गई है। बकरीद की पहली को बारात रातपुर से आएगी। तुम तो जानते हो, लड़की के जहेज की रौनक पानदान से ही बढ़ती है। बस बस समझ गए, ऐसी कलई चढ़ाऊंगा कि चांदी के बर्तन भी इसके आगे शर्माएंगे। लच्छू ने पानदान खोल कत्थे चूने की कुल्हियाँ उलट उलट कर देखते हुए कहा। तांबा तो आजकल आसमान से बातें कर रहा है। ये तो मेरे दहेज का है, सेंध कर रखे हुए थी। अब्बा मुरादाबाद जाकर लाए थे। हो गए इस बात को कोई 20 साल। रंगरेजिन के चेहरे पर रंगों की पिचकारी फूटी। हाँ, ये नक्काशी का फूलदार काम अब घरों में कम दिखता है। स्टील एल्युमिनियम के आगे इस जमाने में तांबा पीतल कोई नहीं रखता है। लच्छू ने कोयले सुलगाते हुए किसी बूढ़े की तरह कहा। चढ़ते सूरज की धूप गली में झांक रही थी। इकलौता बड़ का गंजा पेड़ सुस्त खड़ा था, जिसकी जड़ के पास 2-3 कुत्ते सोए पड़े थे। लच्छू की खटर पटर से उठकर अब अंगड़ाई तोड़ रहे थे। लच्छू ने काम खत्म कर अंगोछे से पसीना पोंछा और दरवाजे की तरफ देख आवाज़ लगानी चाहिए, मगर वहाँ दरवाजे की झिर्री से किसी को झांकते देख रुक गया। जेब से बीड़ी निकाल उसने सुलगाई, फिर झिझकती नज़रों से दरवाजे को ताका। आंखें बदस्तूर लगी हुई थीं। कुछ सोचकर उसने आवाज़ लगाई, कलई करवा लो कलई। आती हूँ। अंदर आंगन में रंगरेजन की आवाज़ गूंजी। लच्छू ने बीड़ी का आखिरी कश खींच उसे फेंका और पानदान आगे सरका कर अंगोछे से उसे झाड़ा। कितना हुआ? रंगरेजिन की आंखें पानदान देख चमक उठीं। उसके चेहरे की खुशी देख लच्छू के चेहरे पर सुख की परत बैठ गई। जो मन में आए दे दो। जब्बों के ब्याह की बात कहकर तो तुमने पहले ही हमारे मुंह पर ताला डाल दिया है, अब क्या कहें। लच्छू ने इतना कह जो आंख उठाई तो देखा दरवाजे के दोनों पट खोल जब्बों सामने खड़ी है। वो गुलाबी दुपट्टे के साथ उड़ते लंबे बाल, काली जंपर और गुलाबी सलवार पहने खड़ी थी। आंखों में शरारत और हाथ कान को छू रहे थे। उसने अनजाने में हाथ उठा अपना काटा कान छुआ और मन ही मन बोला, ये कान काटने का खेल ससुराल जाकर ना खेलना बहनी, वरना। ये लो रुपए और सुनो, कुछ रंगवाना चुनवाना हो तो बेझिझक जब दिल चाहे दे जाना, समझना घर की बात है। इतना कह रंगरेजिन नोट थमा, पानदान उठा मुड़ी। जब्बो तेजी से दरवाजे की आड़ में छुप गई। माँ रंग दे बसंती चोला। लच्छू ने गाना गाते हुए रुपए गिने और सामान समेटना शुरू किया। पानी पी लो, मैं पूछना ही भूल गई। नौतपा लगता है आज से शुरू हो गया है। यह दिन भी अब तंदूर से बदतर गुजरेंगे। रंगरेजिन ठंडा पानी लेकर निकली। भला हो तेरा माई, कहकर लच्छू ने चुल्लू बनाकर बर्तन का सारा पानी गटागट पी लिया। भीगे अंगोछे से उसने चेहरा पोंछ सामने वाले मकान को ताका, जिस पर मधुमालती का छत्तर तना हुआ था। उसने अपनी आवाज़ भारी बनाकर हाँक लगाई, कलई करवा लो कलई। लच्छू को निराशा हाथ लगी। सफ़ेद मकान का दरवाज़ा नहीं खुला। अलबत्ता उसकी आवाज़ गली के दाएं बाएं घूम आसपास के घरों के आंगन में उतर गई और उसी के साथ एक 8-10 साल की लड़की आती दिखी। अम्मा ने कहा है कि पतीली फिर रिस रही है, इस बार टाँका मजबूत लगाना चाचा।
पूरी पतीले में पहले क्या कम टाँके लगे थे कि पतीली फिर रिसने लगी? अरे ये तो पूरा सुराख है, चूहे के बिल की तरह। माँ से कह इस छलनी को बेच डाले ना। लच्छू पतीली को ठोंक बजाकर परेशान नज़रों से उसे चारों तरफ से घुमाता हुआ बोला। माँ गई थी, दुकानदार ने यह कहकर खरीदी नहीं कि इसमें तांबा कहाँ है, सारी जगह तो रांगे की जुड़ाई है। लड़की वहीं लच्छू के पास जमीन पर बैठती हुई बोली, तेरी माँ बेचना नहीं चाहती है, वरना जो है उसी को बेचकर दूसरी। 4 रुपया दे रहा था, माँ को रोना आ गया। बोली, मेरी दादी की निशानी 4 रुपये में बेचने से अच्छा है घर में पड़ी रहे। माँ की नकल उतारती हुई लड़की ऊंची आवाज में बोली, तब ले जाओ और घूरे पर फेंक आओ। खीजा सा लच्छू बोला, बना दो चाचा, यही सबसे बड़ी पतीली है हमारे घर में, न बनी तो फिर इस बार नयाज का खिचड़ा किसमें पकेगा। लड़की का चेहरा उदास हो गया। कैसे बना दूं? उसकी खुशामद सुन लच्छू मन ही मन बोला, ये लड़कियां भी कितनी जल्दी सयानी हो जाती हैं। जैसे भी हो चाचा, पतीली नहीं बनी तो फूफी मुंह बनाएंगी, आखिर उनसे ही मांगने जाना होगा। तुम तो जानते हो बाबा को मरे साल भी पूरा नहीं हुआ। मासूम आंखें दहशत से भर गईं। अच्छा अच्छा बस, ये बता, तेरी माँ खुद क्यों नहीं आई? अपनी जगह तुझे सिखा पढ़ा कर भेज दिया है। माँ के भैया हुआ है, वो बीमार है, उठ नहीं सकती। ये लड्डू ने पीढ़ी, मैं नाम भूल जाती हूँ, नानी लाई थी। माँ के पास कलई के पैसे नहीं हैं, सो तुम्हारे लिए भेजा है। बड़ी मीठी है चाचा। लड़की ने बड़े लुभावने अंदाज में कह पोटली आगे बढ़ाई। लच्छू के चेहरे पर मुस्कान उभरी, जिसे देख लड़की खिसियानी हंसी हंस पड़ी। कोशिश करता हूँ। लच्छू इतना कह काम में लग गया। लड़की के चेहरे पर एक संतोष उभरा, जैसे वो सर पर रखा पहाड़ गिराने में सफल हो गई हो। इधर उधर के घरों से रेंगती औरतें एक दो बर्तन उठाए चींटी की चाल चलती उसके पास आकर बैठ गईं। कनखियों से लच्छू ने उनके बर्तनों को देखा। उसे सबके सब कबाड़ी के हाथ बेचने वाले लगे। इस्तेमाल की अधिकता से इतना अधिक घिस चुके थे कि लच्छू को उन पर कलई फेरते डर लगता है। मगर ये लोग क्या क्या कबाड़ी को देंगे, जिनकी पूरी गृहस्थी ही कबाड़ खाना हो। वो खुद इस मोहल्ले में कौन सा कमाई करने आता है? सच पूछा जाए तो उसकी लागत भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। मगर हर काम पैसे के लिए ही तो नहीं करता आदमी। उसने अपनी बेचैन आंखें सामने सफ़ेद मकान पर गाड़ दी। एकाएक उसे लगा कि घर के सामने लुंगी पहने कोई खड़ा है और एक लड़का गुल्ली डंडा खेल रहा है। अंदर घर से आवाज़ आती है, समी हो समी, अंदर आइयो जरा। क्या सोचने लगा? हाथ चला बेटा, मुझे जल्दी है। सामने बैठी बुढ़िया ने टोका। लच्छू ने चौंक कर देखा। घर के सामने कुछ नहीं था, सिर्फ खुला धूप से तपता मैदान। उसने हाथ तेजी से चलाए। औरतें लुटिया, डोई, जग, रकाबी लेकर चली गईं और लच्छू खोया सा बैठा रह गया। जून का तपता महीना, सूरज का गोला अपने पूरे तैश में आसमान का आधा रास्ता तय करता अब सीधे सिर पर आकर सवार हो गया था। बाएं हाथ को जो छोटा सा बाजार था, वहाँ की चहल पहल सन्नाटे में बदल गई थी। भीगे बोरे के नीचे ककड़ी बेचने वाले तक की भरी दोपहर में जाने कहाँ गायब हो गए थे। लच्छू को भूख प्यास एक साथ सताने लगी। उसने धूप से भरी गली को देखा, फिर बड़ी नाउम्मीदी से अपना सामान समेटा और गली पार करने लगा। सफ़ेद घर के सामने से गुजरा तो उसे दरवाजे में ताला लटकता दिखा। सूरज का तंदूर धीरे धीरे बुझने लगा। किरणों की तेवरियां तिरछी पड़ अंधेरे में गुम हो गईं। हवा की गर्मी सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगी। आसमान पर चांद का बारीक चेहरा लचके के टुकड़े की तरह टेढ़ा पड़ा था और अफशां की शीशी रात के काले दुपट्टे पर बिखर गई थी। लच्छू ने कतरी के नीचे से गंदा तुड़ा मुड़ा कागज़ निकाला। उसकी तह खोली। उस पर लिखा था, समी, कक्षा 4, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। उसने कागज़ तह कर वापस कतरी के नीचे रख दिया। आंखों के सामने छवि उभरी। लाल सफ़ेद करौंदों से लदे पेड़ के पास बैठी औरत अपने 5-6 साल के बेटे को छाती से लगाए उसका मुंह चूम रही है। बेटा लाड़ में भरकर कहता है, अम्मा अम्मा, मैं तुम्हारे बर्तन खूब चमकाऊंगा, आईने की तरह। चमकाना, पर पहले से भी ज़्यादा तुम्हारा होमवर्क बाकी है। तुम्हारे बर्तन अब्बा से भी ज़्यादा चमकाऊंगा। लड़का बीच में चहकता, चल हट, बड़ा आया है अपने अब्बा से ज़्यादा चमकाने वाला। औरत उसके फूले गालों पर हल्के से चपत लगाती हुई हंस पड़ती। लच्छू को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता है।
सपने में जाने कहाँ कहाँ भटकता, कभी बड़ी नक्काशीदार चमचमाती सेनी में पीला नारंगी मीठा जर्दा मेवों से भरा देखता, तो कभी बड़े जग में लाल लाल ठंडा मीठा शरबत, या फिर झिलमिल करती कटोरियों में फिरीनी, जिसे देख जब वो हाथ आगे बढ़ाता तो सारे बर्तन गायब हो जाते। वो दौड़कर बावर्ची खाने में जाता तो वहाँ कुछ न पाता, न चूल्हा, न हांडी, न बर्तन। भाग कर कमरे में जाता तो वो खाली खाली पाता, न पलंग, न बिस्तर, न किताबें। आंगन में खड़ा खड़ा रोने लगता और उसी रोने में अपनी आवाज़ सुन लच्छू उठ बैठता, फिर सारी रात जाग कर काटता। कुछ वर्षों पहले कोतवाली की परली तरफ ठठेरी बाजार में जायसवाल बर्तन भंडार के सामने नापदान के ऊपर सलमान कलईगर बैठता था। उधर ग्राहक ने नया बर्तन खरीदा, इधर सलमान ने उसकी धुलाई रंगाई कर उजला बना दिया। जायसवाल जैसे समय के गुजरने के साथ एक छोटी दुकान से बड़े बर्तनों के बड़े भंडार में बदले, उसी तरह लड़का सलमान कलेदार भी अधेड़ होते होते उस्ताद सलमान के नाम से जाना जाने लगा। उसकी पत्नी को एक ही शौक़ था, बर्तन जमा करने का, सो जहेज़ में ढेरों सामान लेने के बावजूद उसकी हवस कम नहीं हुई थी। जो नए डिज़ाइन का बर्तन जायसवाल के भंडार में आता, वो सलमान खरीद कर उस पर नाम लिख पत्नी को उपहार में ज़रूर देता। उसका रसोई घर सजा देखकर पड़ोसने कह उठती, ए भाभी, तुमने तो घर को बर्तनों की दुकान बना डाला है। इन बर्तनों में खाना भी पकता है कि नहीं? अम्मा छुपा दो सारे बर्तन, ये सब चुरा लेंगी। समीह पड़ोसियों की आंखों में लालच की चमक देखकर माँ से कहता, तू है ना पहरेदार, भला किसी की मजाल है जो तेरी माँ के बर्तनों को हाथ लगा सके। माँ बेटे की बलाएं लेती। कितनी मन्नत मुरादों के बाद शादी के 15 साल बाद समीह पैदा हुआ था। रात को कच्चे आंगन में तखत पर सफ़ेद चादर पर बिछे दस्तरखान पर चमचमाते बर्तनों में दाल, चावल, सब्जी, चटनी का सादा खाना इस तरह सजता कि सलमान की भूख दुगनी हो जाती और वो अक्सर मुस्कुराकर अपने खुरदुरे धब्बेदार हाथ देकर कह उठता, बा अदब बा मुलाजा, अकबर बादशाह चांदी के बर्तनों में खाना तनावल फरमाने जा रहे हैं। तुम जो भी कहो, मुझे जेवर कपड़े लत्ते का जरा भी शौक़ नहीं है। आदमी दिन भर खटे और फिर ठीक ठाक बर्तनों में खाना भी ना खा पाए। मियाँ के इस तरह कहने पर वो झेप जाती, फिर खुद भी हंसकर कहती, जिसका मियाँ कलईगर हो उसके घर में चीनी मिट्टी या तामचीनी के बर्तन क्या अच्छे लगेंगे। बकरीद के दिन बब्बन कुजड़े की नज़र मीठे चावल खाते खाते उसके बावर्ची खाने पर जम गई थी। सब मोहल्ले वाले उठे तो वो भी उठा, मगर एक पक्के इरादे के साथ, और सलमान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार तेरा घर बहुत भाया, कभी बेचने का इरादा करना तो हमसे पहले बात करना। उसकी बात सुनकर पर्दे में बैठी सलमान की बीवी के तन बदन में आग लग गई। सुनने वालों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। कुछ ने दबी जबान में सलमान से कहा कि बब्बन कुजड़े को जो चीज़ पसंद आ जाती है समझो उसकी हुई, तुम जरा संभल कर रहना। पीली कोठी कांड में इसका भी हाथ था। सुनकर सलमान हंस पड़ता, मन ही मन कहता, कहाँ पीली कोठी और कहाँ 2 कमरों, दालान और आंगन का यह कच्चा पक्का मकान। क्यों बे, काम दाम नहीं करे है का? रोज़ रोज़ यहाँ आसन जमाए लेता है जैसे तेरे बाप कोई खजाना गड़ गवा हो। कुश्तीराम मोची ने चमड़ा पानी में भिगोया। सामने वाले घर की बाट जो रहा था। कौन, बब्बन कुजड़े की? हाँ, बर्तन काफ़ी हैं, मजदूरी ठीक ठाक मिल जाती है। बब्बन साले के घर माँ बर्तन। अरे बचवा, तू नहीं जानत है, ये सब कुछ सलमान कलेगर का रहा। ओका घर छीन ली हरामी। पाप फल तो रहा है। अब कत्ल के मुकदमा में बड़ा लौंडा हवालात में बंद है, वही के मारे गए हैं अजमेर दुआ मांगे। बूढ़ा कुश्तीराम हंसा। कब तक लौटेंगे? बड़ी सहजता से पूछा लच्छू ने। भगवान करे हमारी तरफ से कभी ना लौटें। जब से आए हैं मोहल्ला में तूफान मचाए हैं, गुंडा बदमाश की आवाजाही लगी रहत है। सलमान बेचरवा कैसा शरीफ मनई रहा, पता नहीं पिछले जन्म में का बोइस रहा जो अंत ऐसा भवा। ओके लड़का का पता ही न चला कि ज़मीन खाए गई या आसमान। राम राम। इतना कहकर कुश्तीराम मोची ने कील पर जोर की चोट मारी। लच्छू, तू यहाँ बैठा है, वहाँ तुझे गंगा मौसी ढूंढ रही हैं और पंसारी की दुल्हन भी कई बार तुझे पूछ चुकी है। पास से गुजरते हुए धोबी ने कपड़ों के गट्ठर से लदी साइकिल खींचते हुए कहा, धूप में क्यों सूख रहा है, जाकर दूसरे घरों के काम निपटा। कुश्तीराम मोची की डपट सुन लच्छू बैठा नहीं रह सका। सचमुच धूप उसके पैरों से चढ़ती सिर तक आ गई थी। उसने बेचारगी से चेहरे का पसीना पोंछा।
और थका थका सा उठ खड़ा हुआ और मैदान पार कर सफ़ेद घर की तरफ बढ़ने लगा। मना करने के बाद भी वही की आग लगी है, जाने का धरा है उन बर्तन में, मरण देव। कुश्तीराम झुंझला पड़ा। आज चौथा दिन था। घर की चौखट पर बड़ा सा ताला उसी तरह झूल रहा था। मधुमालती के छत्तुर के नीचे जाकर लच्छू अनमने मन से खड़ा हो गया। मधुमालती बुरी तरह फली थी, मधमाती गंध फैली हुई थी। उसने फूल तोड़ उसका डंठल नीचे से तोड़ा और होठों के बीच रख उसे चूसा। शहद का मीठा स्वाद जबान पर फैला। ना कर बेटा, ये भौरों और तितलियों का खाना है, आ अंदर आ। मैंने तेरे लिए किशमिश डालकर बेसन का हलवा बनाया है। उसके कान यकायक बज उठे। उसने घबरा कर बंद दरवाजे को ताका। ये मोहल्ला भी बड़ा अजीब है। बीच में मैदान और मैदान के सामने मधुमालती वाला सफ़ेद घर और उसके दोनों तरफ की गलियों में बेशुमार कुलबे, मगर दोनों तरफ के घरों में अपनी तरह की भिन्नता थी। एक तरफ दर्जी, रंगरेज, कुम्हार और दो दो मस्जिदें, तो दूसरी तरफ 3 मंदिरों के बीच मोची, लोहार और सुनार। सारे दिन एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता है। काम कहाँ रुकता है। बरसों से एक दूसरे पर निर्भर हैं। भूल गए हैं कि हिंदू मुसलमान हैं, मगर कभी कभी उन्हें याद तो करना पड़ता है। जब शहर में दंगा फसाद हो तो फिर दोनों एक तरफ वाले अपने अपने घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। और इसी का लाभ उठा बब्बन ने इस बार सलमान कलेगर को और उसकी पत्नी को कब कटवा डाला पता ही न चला। शहर में लाश, खून, गोली, बम की कमी थी जो सिर्फ सलमान की खोज खबर ली जाती। जहाँ हजारों मरे वहीं सलमान भी परिवार के संग जाता रहा। लोग तो तब चौंके जब बब्बन ने घर का ताला खोल उसमें रहना शुरू कर दिया। कुछ सिरफिरों ने जोश में आकर पूछा कि ये तो सलमान कलाईगर का घर है, तो जवाब मिला कि तो फिर तुमसे मतलब, अब ये हमारा है, हमने खरीद लिया है। कई साल गुजर गए। सबके दिल व दिमाग में कील की तरह एक ही बात गड़ी थी कि कुछ दाल में काला है। इसलिए बात करते हुए, अपना पता बताते हुए वो कह उठते, सलमान के घर के पास। मगर उसी के साथ सुनने वाला कह उठता, समझ गए, वही ना जिसमें बब्बन कुजड़ा आन बसा है। कुछ महीनों बाद कोई खबर लाया था कि समी जिंदा है। इस खबर को सुनकर सब खुश भी हुए और दुखी भी। वे जानते हैं कि 9-10 साल का समी यदि लड़ने भी आ जाए तो क्या वे उसका साथ दे पाएंगे। बब्बन कुजड़े के पास कट्टा, पिस्तौल, तलवार, लाठी, बम और ढेर सारे चाकूबाज नौजवान हैं। पुलिस वालों के साथ भाईचारा है। समय के साथ मोहल्ले वालों को ये सच स्वीकार करना पड़ा कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। लच्छू को आज पुरानी बात याद आई कि उसको गढ़सराय आने को सख्ती से मना किया गया था। उसने कहा, माना था क्या? कभी डरते डरते रात को एक चक्कर लगा जाता तो कभी तेजी से भागता हुआ सामने से गुजर जाता। मगर हाँ, उसने एक बात जरूर मानी थी। अपना नाम उसने लक्ष्मण जायसवाल ही पूछने वालों को बताया था। आज लक्ष्मण से लच्छू बना। वो इधर उधर डोलता है। कुछ उसे पहचानते हैं, कुछ नहीं। वो भी सबको पहचान कर भी अजनबी आंखों से ताकता है। कैसे हो लच्छू? मियाँ लोगों के द्वारे ही फेरे लेवेगा या हमारी तरफ भी आएगा? बिसातिन कुंती ने रुक कर ताना मारा। आते हैं मौसी, कहता हुआ लच्छू गली की तरफ मुड़ गया। उसे आता देखकर तारा मालिन फूल गूंथना रोक कर बोली, तेरा मन अपने शत्रु के साथ रमता है? उसका मन तो तेरा सब कुछ लूट कर ऊपर से कान काट कर भी नहीं भरा। चाची, तू रोज रोज हिंदू मुसलमान का ताना क्यों देती है? धर्म देखूं या फिर कमाई करूं? सच बता, क्या तू सारे फूल अपने धर्म भाइयों को ही बेचती है? बूढ़ा सा लच्छू कह उठा। ग्राहक तो ग्राहक होता है, इतना तो मैं समझती हूँ, मगर मेरे मिट्टी के माधो, मैं अपनी मालाएं शत्रुओं को नहीं बेचती। जो गुजर गया बहनी, उसे बेर बेर याद दिलाने से क्या फ़ायदा? सुनारनी ने पीतल की गगरी, पतीले लच्छू के सामने जमा करते हुए कहा। लच्छू का मन पहले से अधिक भारी होकर कई वर्ष पहले की उस शाम में भटक गया जब वो घर से भागा था। 1 महीना मुश्किल से गुजरा था कि उसका सामान बाहर चबूतरे पर रखकर चाची ने कहा था कि माताजी पुराने विचार की ठहरी, घर में शांति बनी रहे, सो तुम यहीं बैठना, अंदर मत आना बेटा, मैं भोजन पानी यहीं लाऊंगी। चाची के प्यार के बावजूद अंदर से आती आवाज़ उसे बराबर अकेला करती जा रही थी। अरे इस उम्र में मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नाम बदलने से क्या धर्म बदल जाता है? अरे उसके संस्कार तो वही होंगे, राम राम सीता राम। उस रात वो ये सब नहीं सह पाया था और भागकर बहुत दूर निकल आया था।
उसी तरह जैसे उस रात को बिना सोचे समझे घर से भागा था। जब कमरे में मुंह ढांपे बहुत से लोग घुस आए थे, तब माँ ने घबराकर उसे बड़ी खिड़की से कुदवा कर कहा था कि भाग भाग बेटे समी भाग। उसने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो माँ को एक बंदूकधारी से जूझते पाया था। दूसरे दिन उसे पकड़कर किसी ने जायसवाल बर्तन भंडार के घर पहुंचाया था। बताया था मोहल्ले में कर्फ्यू लगा है, उसके माँ बाप को अनजान लोगों ने मार डाला है, वो उसे भी ढूंढ रहे हैं, उसकी जान खतरे में है। 9 साल की उम्र में उसने बड़े बड़े शब्दों के अर्थ को न समझते हुए भी जिंदगी की हकीकत को समझ लिया था। दोबारा भागने पर उसे एक फ़कीर ने पकड़ा था। उसकी झोपड़ी में वो चुपचाप कई दिन तक बेसुध पड़ा रहा और भीख में मिले खाने को खाता रहा। फ़कीर बूढ़ा और बीमार था, उसे सहारे की ज़रूरत थी। उसके मरने के बाद वो फिर तनहा रह गया, इधर उधर भटकता हुआ। ले अब मुंह उतार कर मत बैठ, हनुमान जी का प्रसाद है, अब तो हम लोगों में शामिल हो चुका है लक्ष्मण प्रसाद। मालिन उसके कंधे पर टहोका लगा पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू सामने रख गई। इस कलयुग में सब कुछ संभव है, कहते हुए सुनारिन लोटे में पानी और कटोरी में चूड़ा रख गई। आज लच्छू को भूखा रहते दूसरा दिन था। आटे का कनस्तर खाली था। सुबह गिलहरी भूखी लौटी और लंगड़े बंदर को भी वो रोटी न दे सका, जिसके इंतज़ार में बैठा बैठा वो दाल पर ऊँघ रहा था। उसने ललचाई नज़र से लड्डू और नमकीन को देखा और मन ही मन बोला, आज चाहे जैसे भी हो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तो फाका ही फाका होगा। उसने खाना शुरू कर दिया। तभी मालिन का लड़का साइकिल पर फूलों की डलियाँ लेकर आ गया। लक्ष्मण को देखकर बोला, कस बे कनकटे, अब की बहुत दिन बाद आया। बीमार था, धीरे से लच्छू बोला। ले, वो कमरा भी स्कूल से लौट आई, इसी के साथ मिलकर झब्बों ने बाल काटते काटते तेरा कान काट डाला था ना। मालिन का लड़का हंसा। बचपन के उन दिनों को लच्छू याद नहीं करना चाहता, न कमला को देखना चाहता है। वो शर्माई सी पास से कब गुजर गई उसे पता नहीं। वो बस झुका झुका काम में डूबा रहा। काम करते करते उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस मोहल्ले में कलई करने आया था, उस समय बब्बन कुंजड़े का बड़ा लड़का उसके पास आन खड़ा हुआ था। लच्छू का दिल जोर से धड़क कर ठहर गया था। लड़का कुछ देर उसका काम देखता रहा था, फिर कड़ी आवाज़ में कहा था, ये बर्तन हैं और अंदर से भिजवाता हूँ, अभी ठीक से कलई कर देना। जी, गर्मी बहुत है, आप अंदर बैठें, मैं कलई कर बर्तन खुद लेकर आऊँगा, धीरे से लच्छू ने कहा था। उसकी बात सुन लड़का हाथ में पकड़े बर्तन वापस ले गया था। मधुमालती की छाया में ढेरों बर्तन जमा हो गए। सैनी, डोंगे, उगालदान, खासदान, पानदान, डेंगे, जग, गिलास, कटोरे। उसे लगा था कि उसका खोया बचपन उसके चारों तरफ थिरकने लगा है। हर बर्तन से एक याद चिपकी हुई थी। जाने कब से काले पड़े बर्तनों पर जादू की छड़ी घूमने लगी। बर्तनों की शक्ल बदली तो उस पर लिखा नाम किसी बच्चे की तरह हंस पड़ा, ज़ेब अख्तर। उसने अपनी थकी उंगलियां जाने कितनी बार उस पर फेरी थीं, फिर बेकरार हो उस नाम को चूम लिया था। कितने पैसे हुए? उसको काम ख़त्म करता देख वही लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। देख तो लो पहले, ठीक हुए भी हैं। अंदर से बूढ़ी मगर तेज़ जनाना आवाज़ आई। अब आप ही देख लें, लड़के ने कुछ उकताए स्वर में कहा। काम बढ़िया किया है मालिक, अगर ये बर्तन न चमका सका तो अपना हुनर बेकार है। लच्छू हल्के से हंसा। आज बरसों बाद उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसके इस तरह कहने पर लड़का चौंक पड़ा। मैं क्या देखूं, मेरी आंखों को कुछ सूझता है क्या? ज़ैनब को भी आज ही जाना था, फिर आकर हिसाब ले लूँगा, कहता हुआ लच्छू 9-2-11 हो गया। 6 मास बाद जब फिर लच्छू लौटा तो इस बार उसे बर्तन कम दिखे थे। सारे दिन बर्तन झिलमिलाने के बाद वो अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाया था और धीरे से पूछा था, बड़ी देंगे और पतीली नहीं करवानी है क्या? मुए, उन बर्तनों का रोज़ रोज़ क्या इस्तेमाल, जगह अलग घेरे रहते हैं। बड़ी बी ने चिढ़े लहजे से कह अपने इजार बंद से रुपए निकाले और लच्छू से बोली, पिछला कितना था? पिछला बकाया था क्या? लच्छू चौंका। और नहीं तो क्या, बोल, बड़ी बी बोली। फिर लूँगा, कौन पैसा भागा जा रहा है आपके यहाँ से? तो हमारा कुछ लगता है क्या? बड़ी बी कुछ झुंझलाए, कुछ मजाक से मिले जुले स्वर में बोली, आपका क्या लगूंगा, मगर इन बर्तनों से अपना पुराना रिश्ता है, मन ही मन कह उठा लच्छू। देख बे, हिसाब करके जाना, समझे, खैरात में काम नहीं कराना हमें। मंझले लड़के ने कमरे से निकलते हुए आंगन में आकर कहा, मालिक, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? 1000 काम आप हम गरीबों के करते हैं, ये तो बस थोड़ी सी सेवा है।
इतना कह लच्छू हाथ जोड़ किनारे खड़ा हो गया। तू लगता तो उठाई गिर है, मगर बातें कैसी पुख्ता करता है। बड़ी भी हंसी। ठीक है, कहता बड़ा लड़का मोटरसाइकिल पर बैठ गली की तरफ मुड़ गया। समय गुजरते देर नहीं लगती। कहने को अब वो 28 का है, मगर देखने में लच्छू के हाथ पैर तगड़े नहीं हैं। होठों के ऊपर मुलायम बालों की परत आ गई है। ताड़ने वालों ने बचपन का चेहरा ताड़ लिया है, मगर जब समय ही भेस बदले खड़ा हो तो उनको क्या पड़ी है मुखौटा हटाने की। चबूतरे पर बैठी सुनारन कलयुग की माया पर चकित थी। चुपचाप बैठी लच्छू के हाथ देख रही थी, जो काले को सफ़ेद बना रहे थे। लच्छू की तरह वो भी बीते दिन याद कर रही थी, जब जेब अख्तर ने बेटे समीह की पहली सालगिरह पर उसके लिए चांदी के तार में काले मोती गुथवा कर उसके दोनों हाथों में पहनाए थे कि बेटे को नज़र न लगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, लच्छू की तड़प बढ़ रही थी। भट्टी से तपते दिन और चढ़े सूरज के शूलों की परवाह किए बिना वो सारा दिन उस घर के चक्कर लगाता था। आज 9 दिन हो गए थे। वो हारे मन से सड़क पर निकल दिलशाद ढाबे की तरफ गया। दिलशाद ढाबे पर सदा की भांति इस समय भी भीड़ थी। इसके मालिक से लच्छू की हमेशा झड़प होती थी। उसका बस चलता तो वो लच्छू को एक बार खाना खिलाने के बदले में सारे बर्तन कलाई करवा लेता, मगर नगद अठन्नी भी न थमाता। इस समय लच्छू को आया देख उसने अपनी मोटी गर्दन हिलाई और छोकरे को इशारा किया कि लच्छू को खाना दे दे, मगर लच्छू वहाँ रुका नहीं। खाने से इनकार कर वो आगे बढ़ गया। उसका दिल कटी पतंग की तरह उस मधुमालती के छत्तुर पर अटक गया था कि शायद वे लोग लौट आए हों। क्या हुआ लच्छू, नाराज हो गया क्या? ढाबे के मालिक ने उसे यूं जाते देख चिढ़ाया, मगर लच्छू ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल आशंका से भर उठा कि कहीं वे लोग सचमुच न मर गए हों और घर में यूं ताला झूलता रहे और मैं उन बर्तनों को छू भी न पाऊँ। इस ख्याल ने जैसे उसे जलते तंदूर में झोंक दिया हो। वो जले पैर की बिल्ली की तरह गली में घुसा। मधुमालती के नीचे दोनों मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। घर के दरवाजे से ताला गायब था। लच्छू गली के नुक्कड़ पर ठिठक कर खड़ा रह गया। क्या करे अब? जोर ज़बरदस्ती से बर्तन मांग नहीं सकता, सीधे घंटी बजा नहीं सकता, सो मजबूर होकर उसने हाँक लगाई, कलई करवा लो कलई। चढ़ती दोपहर की गर्म हवा उसकी आवाज़ को गली के उस कोने तक ले गई जहाँ अंधा कुआं कूड़े से पाटा जा चुका था। उसके ठीक सामने दरवाजे से गुजरते हुए एक बार फिर हाँक लगाई, मगर दरवाज़ा बंद रहा। बस लू के गरम गरम थपेड़े अलबत्ता उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। क्या करे वो? बकाया पैसा, पुराना हिसाब। इस बहाने वो घंटी बजा सकता है और कलई के लिए बर्तन मांग सकता है। लच्छू के चेहरे पर खुशी उभरी, पपड़ी पड़े होंठ मुस्कराए। उसने आगे बढ़कर बड़े विश्वास से बटन पर हाथ रखा। क्या है? 12-13 साल का नौकर झुंझलाया सामने खड़ा था। कलई के बर्तन लाओ, बेचैनी से लच्छू बोल पड़ा। कलई? कैसी कलई? लड़का चिढ़कर बोला। बर्तन पर कलई, अंदर बड़ी बी से कहना लच्छू कलई कर है। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। लच्छू, आपका पुराना कलईगर। अच्छा, बर्तन तो अब कोई कलई के लिए है नहीं, मगर ठहरो। क्या किसी और से कलई करवा लिए? मैं तो हमेशा आपके घर के। लच्छू की आवाज़ में तरलता के साथ विनती उभरी। उसका गला रुंधने लगा था। नई दुल्हन ने घर का सारा बर्तन भांडा बेच डाला। अब तांबे की जगह यहाँ स्टील भरा है। इस बार हिसाब लेकर जाना। बड़ी बीकी आवाज़ गूंजी। बेच दिया? कब? कहाँ? आहत सा लच्छू तड़पा। तुझे इससे क्या? बेचे होंगे किसी बर्तन वाले को। हाँ बोल, कितने बने? मंझले लड़के ने सख्त आवाज़ में कहा। क्या बताऊं कितने बने? सारी उम्र उन बर्तनों पर कलाई करता तो भी कर्ज न उतरता। व्याकुल सा लच्छू कह गया। लच्छू के अंदर बेबसी की धौंकनी अंतहीन गुस्से में बदल गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक बड़े तंदूर में बदल गई हो और वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा हो। उसने गुस्से से लड़के को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा बड़ी हिकारत से उसे ताक रहा था। एकाएक उस पर जुनून तारी हो गया। उसने भद्दी सी गाली बकी और अद्धा उठाकर बड़े जोर से बड़ के तने पर दे मारा। सोए कुत्ते कूं कूं करते उठ बैठे। उसका क्रोध कम न हुआ। उसने दौड़कर कुत्तों को 2-4 लातें जमाईं। छत पर खड़ी रंगरेजिन लच्छू के तेवर देखकर सूखे कपड़े उठाना भूल गई। फिर एकाएक पुकार उठी, लच्छू सुन तो बेटा। मर गया लच्छू, मैं लच्छू नहीं हूँ, मैं लच्छू नहीं हूँ। दिमाग फिरा लगता है।
कई खिड़कियां दरवाजे खुले। आसमान आग बरसा रहा है, नौ तपा लगा है। ऊपर से भरी जवानी में यूं धूप धूप घूमना, लड़का बौराएगा नहीं क्या? सुना कल उधर भी गया था। हिंदुआनी जादू सर चढ़कर बोलते हैं, मेरे अल्लाह खैर करना। रंगरेजिन जब तक दरवाज़ा खोल बड़बड़ाती बाहर निकलती, तब तक लच्छू गली ने निकलकर मैदान के बीचों बीच सफ़ेद घर के सामने किसी बिफरे हाथी की तरह खड़ा बड़ी ऊंची आवाज़ में पूछ रहा था, पहले बताओ वे सारे बर्तन कहाँ किसको बेचे हैं? लच्छू ने पैर पटकते हुए कहा। क्यों शोर कर रहा है, भाग यहाँ से। मंजरा लड़का अपने कसरती बदन के साथ सामने आन खड़ा हुआ। नहीं भागूंगा, तुम्हें बताना होगा वे सारे बर्तन कहाँ हैं। लच्छू ने पैर पटका। तुझसे मतलब वे तेरी माँ के थे जो बताऊं? हाँ हाँ, वे मेरी माँ जेब अख्तर के बर्तन थे जो इस घर में रहती थी। ये घर मेरे बाप का घर है, सब जानते हैं, पर तुम लोगों से डर कर खामोश हैं। मगर अब मैं चुप नहीं रहूँगा, चीख चीख कर सबको बताऊँगा कि ये घर मेरा है। मेरा नाम समीह है, समीह। अच्छा, तो ये तेरे बाप का मकान है? बहुत शेखी बघार रहा है, अपनी औकात भूल गया है फकिट्टे। अभी तेरे साथ सबको तमाशा दिखाता हूँ। कहता हुआ बब्बन का मंझला लड़का आगे बढ़ा और उसे भरपूर घूंसा लच्छू के नाक पर दे मारा। अभी बताते हैं कि बर्तन कहाँ बेचे हैं। कहता हुआ छोटा लड़का लोहे की छड़ और साइकिल की चेन लेकर बाहर निकला। मंझले ने छड़ संभाल ली। दोनों भाई लच्छू पर पिल पड़े। बोल, किसका मकान है? तेरे बाप का। बर्तन तेरी माँ के हैं। बोल फिर से, मुंह खोल, खोल ना। हाँ, ये मकान मेरे बाप का है। 100 बार कहूँगा, बार बार कहूँगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। जख्मी शेर की तरह चिंगाड़ा समीह उर्फ लच्छू, जिसके सिर और नाक से खून बह रहा था। बस करो, बहुत मार लिया, कहती रंगरेजिन आगे बढ़ी। तभी जाने कहाँ से तेल पी लाठी लिए 8-10 लठैत आ गए। जमीन पर लाठी मारकर बोले, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आ जाए इस मुकाबले पर। दोनों लड़कों को बब्बन अंदर घर में घसीट ले गया और लठैत लच्छू पर टूट पड़े। लच्छू के कान हर चोट पर बज रहे थे। भाग जा बेटे, भाग समीह, भाग, ये तुझे मार डालेंगे बेटे, भाग। लच्छू हिरन के छोने जैसा लाठियों के वार से बचता चौकड़ियाँ भरने लगा। भागता कहाँ है? बड़ा आया था घर वाला। खदेड़ा मैदान से गली तक सबने उसे। फिर मुड़कर बोले, अब जो इधर आया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारा मोहल्ला खामोश तमाशाई बना रहा। उन्हें लठबाजों का संदेशा समझ में आ गया था। मनी मन गाली देते हुए खिड़कियां दरवाजे बंद होने लगे। लू के थपेड़े मैदान की मिट्टी के संग सफ़ेद मकान के बंद दरवाजे से टकरा रहे थे, जिस पर पुलिस वाले ने यह कहकर कि देख लेंगे मकान मालिक को एक तख्ती अभी अभी लगवाई थी, बब्बन एंड सन्स भूसे वाले। 9 तपे का सूरज अपनी ही गर्मी से पिघलने लगा था। आसमान पर काले काले मेघ जाने कहाँ से चले आ रहे थे। रंगरेजिन तेजी से छत पर कपड़े उठाने पहुंची। कपड़े उठाते हाथ एकाएक रुक गया। रंग के ड्रम से लगी झब्बो उचक उचक कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। रंगरेजिन कपड़ा उतारना छोड़ उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मकानों दरख्तों के परे से सड़क का एक टुकड़ा बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा था। नज़रें ठहरी तो उसने देखा, पेशाब घर के सामने कूड़ेदान के नज़दीक खून से लथपथ कोई औंधा पड़ा है और अगल बगल में 2-3 मरगिल्ले कुत्ते उसे सूंघते चाटते बैठे हैं। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध लेकिन मार्मिक कहानी 9 तपा। कहानी आपको कैसी लगी लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य की उच्च कोटि की कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल की लाइब्रेरी में भी आपको प्रसिद्ध कहानियाँ आसानी से मिल जाएंगी सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।